हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2। इसके पहले पार्ट 1 एंड 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में। इसके अलावा हम शॉक थेरेपी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले इन्हें देख लें। ठीक है, हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में। ये टॉपिक आपके सिलेबस में बिल्कुल नया है, तो पहले इसका मीनिंग देखते हैं। अरब स्प्रिंग क्या था? It was a series of pro-democracy uprising in several Muslim countries of Middle East and North Africa। तो ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनमें आग की तरह फैला। ये एक तरह से सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस थे सरकार के ख़िलाफ़। जो वहाँ के लोग थे वो अपने रूलर्स से तंग आ चुके थे। इसके पीछे बहुत से कॉजेस थे जिन्हें हम देखेंगे। देखिए, इसकी शुरुआत होती है ट्यूनीशिया से दिसंबर 2010 में। ये ट्यूनीशिया है और ये लीबिया और ये अल्जीरिया, ये इसके बीच में पड़ता है। ये एक नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है। तो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से। तो ये एक सीरीज़ थी जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट और रूलर्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए गए थे। जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन किए। तो हम देखते हैं इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्रोटेस्टर्स वांटेड ए रिजीम चेंज एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोटेस्टर्स रिजीम चेंज चाहते थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। जितनी भी ये कंट्रीज़ थी जहाँ पर अरब स्प्रिंग हुआ, वहाँ पर गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो किसी भी तरीके से प्रो सिटीजन्स नहीं था। टोटली रूलर्स के फेवर में था। पूरी तरीके से तानाशाही थी। लोगों को किसी भी प्रकार की फ्रीडम नहीं थी। गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसीज़ में उनकी भागीदारी नहीं थी। लोग इस सिस्टम से पूरी तरीके से तंग आ चुके थे और अब ये सिस्टम और अब इस सिस्टम से जो छुटकारा पाना चाहते थे। तो जिस तरीके से हम हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, ये भी उसी प्रकार से एक रेवोल्यूशन था जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ था। और अब लोग तानाशाही से छुटकारा पाकर डेमोक्रेसी चाहते थे, सरकार में अपनी भागीदारी चाहते थे, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते थे, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन था और सरकार किसी तरीके से उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो लोगों को भी ये रियलाइज़ होने लगा था कि जो हमारे ऑथोरिटेरियन हैं, डिक्टेटर हैं, उनसे छुटकारा अब हमें जितना जल्दी हो पा लेना चाहिए। लिबिया हो या इजिप्ट हो, बेसिकली जितने भी कंट्रीज़ हम देखें वहाँ पर 20-20, 40-40 साल से गद्दाफ़ी, होस्नि मुबारक जैसे डिक्टेटर्स हैं, वो कई सालों से राज कर रहे थे और जनता को पूरी तरीके से दबा कर रखा हुआ था उन्होंने। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी का एक वेव था जिसमें डेमोक्रेसी की हवा फैलने लगी थी और अब लोग करप्शन के ख़िलाफ़, अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़, पॉवर्टी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे और अब वे बेहतर जीवन जीना चाहते थे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करना चाहते थे। तो अब उन्हें ये महसूस हो चुका था कि ये रूलर्स उनका किसी भी तरीके से भला नहीं चाहते हैं, वे सिर्फ अपना भला चाहते हैं। तो ऐसे रूलर्स को उखाड़ फेंकना चाहिए और डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, रेवोल्यूशंस कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं। 2011 में ही ये रेवोल्यूशंस हुए, उसके आसपास के ही हैं। 2010 से इनकी शुरुआत हुई थी। तो अभी ये रेवोल्यूशन ख़त्म भी नहीं हुए हैं, बल्कि ट्रांजिशनल फेस में है। जब तक डेमोक्रेसी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक ये रेवोल्यूशन चलते रहेंगे। तो देखेंगे कि क्या ऐसा इमीडिएट कॉज था, वो घटना थी या एक चिंगारी जिसे हम कह सकते हैं, जिसने बड़ी आग का रूप ले लिया और फिर ये आग फैलती ही चली गई। तो ट्यूनीशिया में एक फ्रूट वेंडर था, एक फल बेचने वाला व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी। उसने खुद को आग के हवाले कर दिया, पब्लिकली सुसाइड किया दिसंबर 2010 में। सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उसके फलों को, उसका जो भी सामान था उसको अपने कब्जे में कर लिया था और उसका कोई रीज़न नहीं था। तो ये पूरी तरीके से आर्बिट्ररी था। तो ये कारण बना रेवोल्यूशंस का, ये जो सुसाइड था।
और ये रेवोल्यूशन ट्यूनीशिया से पूरे अरब में फैला, जो कि अरब स्प्रिंग का कारण बना। रिजल्ट ऑफ दिस इवेंट, जस्ट आफ्टर 1 मंथ ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट बेन अली को रिजाइन करना पड़ा। 23 साल तक वे यहाँ पर शासन कर चुके थे। तो इस प्रकार इस सुसाइड का इतना व्यापक असर हुआ कि ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो इस तरीके से जो ट्यूनीशिया का जो रेवोल्यूशन था ये सक्सेस रहा, जिसने अरब स्प्रिंग को इंस्पायर किया। ट्यूनीशिया में रेवोल्यूशन के बाद ये आग की तरह बाकी अरब कंट्रीज़ में भी फैला। ये ट्यूनीशिया है और इसके बगल में ये लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट, यमन, बाकी सभी अरब कंट्रीज़ में भी ये तेज़ी के साथ फैला। इन कंट्रीज़ के लोगों को ये लगा कि अगर छोटे से देश ट्यूनीशिया के लोग सक्सेसफुली रेवोल्ट कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी फीलिंग बाकी कंट्रीज़ के लोगों में भी आई, और क्योंकि बाकी सभी कंट्रीज़ में भी तानाशाही लंबे समय से चल रही थी और अब वो लोग अपने रूलर्स से छुटकारा पाना चाहते थे। देखिए, ट्यूनीशिया से इसकी शुरुआत हुई थी और ट्यूनीशिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बना लिया है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करा लिए हैं, और बाकी कंट्री के मुकाबले ट्यूनीशिया रिफॉर्म्स की ओर बढ़ा है। लेकिन लीबिया में हम देखें तो वहाँ गद्दाफ़ी का शासन था 43 साल से, 43 ईयर्स। गद्दाफ़ी पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे थे। सो अरब स्प्रिंग के स्टार्ट होने के बाद जो गद्दाफ़ी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्टर्स को भगाना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, लेकिन यूएस और बाकी फॉरेन इंटरवेंशन की मदद से गद्दाफ़ी को मार गिराया गया। लेकिन उसके बाद वहाँ पर सिचुएशन नहीं सुधरी और लीबिया पूरी तरीके से सिविल वॉर की चपेट में आ गया। तो वहाँ जैसी उम्मीद थी गद्दाफ़ी के शासन के बाद डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और काफ़ी लोग वहाँ मारे गए, डिस्प्लेस्ड भी हुए हैं। तो आज भी कंट्री सिविल वॉर में है। दो राइवल गवर्नमेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। तो लीबिया के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इजिप्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ हौसले मुबारक का शासन था जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद हौसले मुबारक ने रिज़ाइन किया और मोहम्मद मोरसी की गवर्नमेंट को भी, जो अभी करंट में अब्देल फ़तेह अल सीसी हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने उनकी सरकार को गिरा दिया और अब इनका शासन है। तो बेसिकली जो अब्देल फ़तेह अल सीसी हैं वो हौसले मुबारक के ही एक तरह से ओपोनेंट थे। तो ट्रांजिशन जो हुआ इजिप्ट में वो डेमोक्रेसी में नहीं आया, बेसिकली वो वहाँ डिक्टेटरशिप हुआ है, डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी नहीं हुआ है। तो इजिप्ट में भी अभी कंडीशन खास सुधरी नहीं है जैसा कि वहाँ के लोग चाहते थे। इसके अलावा सीरिया के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि सीरिया की हालात क्या हैं। बेसिकली सीरिया में बिग स्केल पर सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ हर कोई दूसरे से लड़ रहा है। प्रेसिडेंट बशर अल असद है वहाँ पर, इनसे पहले इनके फादर ने शासन किया था, अब बशर अल असद रूल कर रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर सीरिया को तबाह कर दिया है और ख़ासकर अरब स्प्रिंग के बाद वहाँ पर टेंशन की स्थिति पैदा हुई है। तो बशर अल असद ने पूरी कोशिश की प्रोटेस्ट को दबाने की, लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेंट किया गया, केमिकल वेपन्स का भी यूज किया गया, ऐसे उन पर आरोप लगे और हालात अभी भी बहुत ख़राब हैं। लेकिन बशर अल असद जो है वो अपनी गद्दी को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितने राइवल गवर्नमेंट वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं और आईएस सबसे ज़्यादा सीरिया में ही कहर बरपा रहा है, अपनी जड़ें उसने वहाँ जमा ली हैं। तो सीरिया के जो डिस्टेबलिशमेंट का जो इफ़ेक्ट है या डिस्टेबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो बाकी कंट्रीज़ में कैसे फैला है वो आप देख सकते हैं। करीब 11 मिलियन से अधिक डिस्प्लेस्ड हुए हैं, रिफ्यूजी बनकर इधर उधर गए हैं, करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं सीरिया में। यमन की अगर हम बात करें तो वहाँ की सेना के द्वारा प्रोटेस्ट में लोग मारे गए। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इन प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ने बहुत दबाने की कोशिश की है
ये कोशिश की कि प्रोटेस्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। यमन में जो वहाँ की मिलिथिया है, हुतीस जो राइवल्स हैं, उन्होंने टेक ओवर किया था, बट वो शिया कम्युनिटी हैं। तो सऊदी अरब जो कि एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है, तो उन्होंने अभी हुतीस जो आर्म्ड ग्रुप हैं उनको हटाने की जिम्मेदारी ली है। तो अभी सिविल वॉर यमन में भी चल रहा है, तो कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। तो इन कंट्रीज़ की स्थिति का इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टोटल वर्ल्ड की यहाँ पर 5% पॉपुलेशन है, लेकिन टोटल वर्ल्ड के 50% रिफ्यूजी भी यहीं से जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हुआ है। तो इस तरह हम देखें तो ज़्यादातर अरब स्टेट्स इनस्टेबिलिटी के दौर में हैं। लीबिया, यमन और सीरिया कम्प्लीटली डिस्टेबलाइजेशन के दौर में हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि एक डिक्टेटर को दूसरे डिक्टेटर ने रिप्लेस कर लिया है, तो कोई चेंज वहाँ नहीं आया है और लोग लगातार फूड, हेल्थ केयर, अदर रिसोर्सेज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई ने सक्सेसफुली प्रोटेस्ट को रोक लिया है। कुछ कंसेशंस, इंसेंटिव्स वहाँ दिए गए हैं ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें। और जो भी अरब स्प्रिंग कंट्रीज़ हैं वे सिक्योरिटी थ्रेट्स को फेस कर रहे हैं तथा बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं। वर्ल्ड में लार्ज स्केल पर रिफ्यूजी के तौर पर यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा ट्यूनीशिया के लोग कुछ बेहतर स्थिति में देखा जा सकता है उनको। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। इसके लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी, मेंबर ऑफ काउंसिल के लिए अक्टूबर 2011 में फ्री इलेक्शन हुए, जिसमें ट्यूनीशिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इजिप्ट में होस्नी मुबारक जो कि 1979 से पावर में थे, उनको हटाया गया। वहाँ प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन होस्नी मुबारक के बाद जो मोहम्मद मोरसी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, उसे कुछ समय बाद ही अब्देल फ़तेह अल सीसी जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी, उन्होंने मोहम्मद मोरसी की गवर्नमेंट को गिरा दिया। तो इस तरह वहाँ डिक्टेटरशिप टू डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र हुआ है और हालात इजिप्ट के अभी अच्छे नहीं हुए हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इन देशों में अभी भी एक क्राइसिस बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटीज़ अपनी जड़ें नहीं जमा पाई हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मूलभूत हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की कि जो चेंजेस यहाँ पर हुए वो सिर्फ गवर्नमेंट बदलने के लिए ही हुए। एक तरह की तानाशाही को हटाकर दूसरे तरीके की तानाशाही इस्टेब्लिश की गई, क्योंकि लंबे समय से डिक्टेटरशिप की वजह से यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सिविल सोसाइटीज़ इतनी वीक पोजीशन में थी कि उनमें एकदम से सुधार बड़ा मुश्किल काम था। और यहाँ की जो जुडिशरी थी वो पूरी तरीके से डिक्टेटर्स के हाथों में थी। अपोजिशन बहुत वीक पोजीशन में था। मीडिया को भी किसी तरीके की आज़ादी नहीं थी। और ये भी जो रेवोल्यूशन हुए थे उनमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ था, ख़ास तौर पर कहें फेसबुक का। इसके अलावा यहाँ पर जो भी रेवोल्यूशंस हुए उनको डायरेक्शन देने वाला कोई लीडर नहीं था, और इन रेवोल्यूशंस का फोकस सिर्फ डिक्टेटर को हटाने पर था या प्रोटेस्ट करने पर था। इनका फोकस इस बात पर नहीं था कि नई व्यवस्था कैसी होगी, डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, नए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की फ्रेमिंग कैसी होगी, उनकी फंक्शनिंग कैसी होगी। इस पर इनका फोकस नहीं था। तो इन सब वजहों से डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। डेमोक्रेसी अपनी जड़ें यहाँ पर नहीं जमा पा रही हैं। तो ये था अरब स्प्रिंग।